जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि हम एमपीजी की सीरीज चालू कर रहे हैं जो प्रतिदिन आपको 8 बजे देखने को मिलेगी। आज एमपीजी की सीरीज का थर्ड वीडियो है और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपीएसआई है, चाहे एमपी पटवारी हो, या फिर एक्सेट्रा जो भी आपके एग्जाम होगा एमपी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड करके विद एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जो आपके आगामी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा यूजफुल सिद्ध होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा सागर में। जामनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहां पर है? सागर में। अब इससे कैसे याद रखें वो सारी चीजें, तो हर चीज की ट्रिक, हम सारी चीजें आपको ट्रिक से भी बताएंगे। काफी चीजों की ट्रिक, काफी चीजों की ऐसी जो याद रखनी है, जो फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको ट्रिक से बता देंगे। जैसे जामनी नदी, ये फैक्ट है भाई, तो इसको याद ही रखना है कि ये चेंज होने वाली चीजें नहीं है। तो जो चेंज होने वाली चीजें नहीं वो हम आपको फैक्ट से याद करवा देंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी जाती है वो सारी चीजें हम आपको ट्रिक से विथ लिंक से आपको याद करवा दिया जाएगा। तो जामनी नदी, अब देखिए जामनी नामी में है ना, जामनी, ठीक है, तो कहां पर हो जाएगा? देखिए जामनी नाम में है जामनी, तो जामुन से याद रखते हैं अपन इसको कि जामुन जो रहेगा वो कहां पर रहेगा? पानी वाले स्थान पर, या बरसात के समय जामुन ज्यादा होते हैं और बरसात में अच्छे अच्छे सागर भर जाते हैं, बरसात में अच्छे अच्छे सागर भर जाते हैं। तो याद रखिए जामनी नदी का उद्गम स्थल कहां पर होगा? सागर में। अब इसके बाद एक्स्ट्रा और क्या फैक्ट बनते हैं जामनी नदी से, वो देखिए। जामनी नदी की लंबाई आपसे पूछा जा सकता है, तो जामनी नदी की लंबाई 201 किलोमीटर, अच्छी तरह से याद रखिए। जामनी नदी कहां पर जाकर मिलेगी? तो टीकमगढ़ को भी, मतलब टीकमगढ़ को ये पूरा पानी देते हैं। जामनी नदी का जो पानी जाता है ना वो मोस्टली कहां पर जाता है? टीकमगढ़ पर जाता है, ठीक है। टीकमगढ़ वाले इनका जामनी नदी का पानी ज्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो ये बनता है कि जामनी नदी जो है, जामनी नदी वो यूपी और एमपी का बॉर्डर साझा करती है, या फिर यूं बोल दें कि यूपी और एमपी के सीमा को साझा करती है। तो इस तरह से याद रखिए जामनी नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट। और क्या होता है जामनी नदी के बारे में वो भी आपको बता दें। जामनी नदी जो है ये बेतवा की सहायक नदी है। जामनी नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी, ठीक है। जामनी नदी बेतवा की सहायक नदी है। और जामनी नदी की सहायक नदियां कौन सी है वो भी इंपॉर्टेंट याद रखिए, जामनी, ठीक है। तो याद रखिए मनी, ठीक है। जामनी क्या होता है? जामनी, मतलब जब पैसा जाता है ना तो इंसान बोलते ना कि तू तो बिना तवे के, या तेरे को जहां से पैसा प्रॉफिट मिलता वहीं चल जाता। जामनी, जहां मनी जाती तुम वहीं निपट जाते हो, ठीक है, बिना तवे के हो तुम। बेतवा, तो जामनी बिना, तो पैसे के लिए लोग यहां से वहां पलट जाता है, तो बिना तवे के है। तो जो जामनी है वो किसकी है? बिना तवे। जहां मनी की बात आती है इंसान बिना तवे के हो जाता है, मतलब यहां से वहां लुढ़क जाता है, ठीक है। तो बिना तवे के जामनी, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका? इसी के लिए इंसान यहां से वहां पलट जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति यहां से वहां हो जाता है। तो याद रखेंगे कि बेतवा, बिना तवे के हो तुम, यहां वहां के नहीं रहते हो, तुम लुढ़कते रहते हो, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे। जामनी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी की सहायक नदी है। अब जामनी तो हमने दो प्रकार से बताया, एक तो जामनी, मनी से याद कर लो, या तो फिर जामुन, जिससे भी आपको याद याद रखो, ठीक है। जामनी के बाद याद रखो क्या चीज है भाई? अगर इसकी सहायक नदी आपसे पूछेगा कि जामनी की सहायक नदियां क्या है, तो एक है जमसार, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। याद रखेंगे कि जमसार, और फिर क्या थी? राजतक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम आपको पूरे कलेक्शन दे रहे हैं, जो पूरे पेपर के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें। इसकी सहायक नदियां जो है वो जमसार और राजतक, ठीक है। तो जामनी, मतलब जब पैसे की बात आएगी तो उसको लोग जमा जमा के रखते हैं, ठीक है। सारे के सारे लोग जमा जमा के रखते हैं, जो अपने पैसे होते हैं ना बड़े बचत बचत करके रखते हैं, ठीक है। तो जमा जमा के रखेंगे तो जमसार, ठीक है। जो जामनी नदी की सहायक नदी होगी, जब पैसे अपने जमा जमा के रखेंगे तो क्या आ जाएगा? जमसार। और इसके बाद हमने बताया, एक बताया जमसार, ठीक है। सबके सब पैसे अपने जमा जमा के रखेंगे, सारे पैसे जमा के रखेंगे, जम सारे, ठीक है, जमा जमा के रखेंगे सारे पैसे। और उसके बाद जामनी, मतलब राज तक नहीं पता करने देंगे, अपना राज तक नहीं पता करने देंगे पैसे कहां से कमा रहे हैं, ठीक है। तो अपना राज तक नहीं पता करने देंगे, राज तक, ठीक है, राज तक भी नहीं पता करने देंगे। जमसार सारे पैसे जमा जमा के रखेंगे और अपना राज तक नहीं पता करने देंगे। तो ये दोनों की दोनों नदियां, जमसार और राज तक नदियां, जामनी नदी की सहायक नदी है। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट इतने ही बनते हैं, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं किसमें? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो याद रखिए कि बोरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो होशंगाबाद में है, और कौन सी श्रेणी पे? सतपुड़ा श्रेणी पर है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी पर है। तो अब बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कैसे याद रखोगे भाई? जो होशियार लोग होंगे, देखिए नाम है ना होशंगाबाद, मतलब होश में, होशंगाबाद, ठीक है। तो जो होश में होंगे वो कभी बोर नहीं होंगे, उनको पता है भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वर्तमान में क्या करना है, कैसे समय का सदुपयोग किया जाए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, कब पढ़ाई करनी चाहिए, उनको सभी चीज। तो जो होश में रहते हैं ना वो कभी बोर नहीं होने वाले।
वाले, तो याद रखिएगा कि जो होश में रहेंगे वो कभी बोर नहीं होंगे। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो होश में जो रहेगा वो क्या रहेगा, कभी बोर नहीं होगा, तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। या फिर जो बोर हो रहा है तो उसको बोलो कि होश में आ भाई, तुझे अभी बहुत कुछ करना है, इतनी जल्दी तू बोर मान रहा है, इतनी जल्दी तू हार मान रहा है, ठीक है, इतनी जल्दी तू बोर हो गया। उसको समझाएंगे अपन कि बताओ भला, अभी तुम पढ़ाई चालू करो, अभी से बोर होना चालू हो गए, तो बोर नहीं होना, होश में आ, भविष्य है अपना, पढ़ाई करोगे तो ही भविष्य बनेगा, तो बोर मत हो, होश में आ, होशंगाबाद, ठीक है, जैसे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए वैसे याद रखिए, ठीक है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें देख लीजिए। तो लिखा गया है गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए इंदौर घराने। यहाँ पर 2-3 फैक्ट ज्यादा आते हैं, एक इंदौर घराने का क्वेश्चन आया करता है, ठीक है, एक इंदौर घराने का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्वालियर घराने, ठीक है, कुछ घरानों के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी देखो ज्ञान के लिए विख्यात इंदौर घराना, ठीक है, तो मेन अपने यहाँ इंदौर घराना, तो इंदौर घराना के लिए कौन है, आमिर खान, ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंदौर घराना की स्थापना किसने की, आमिर खान ने। इसी प्रकार से आपसे कल को पूछ लिया जाएगा कि ग्वालियर घराने की स्थापना किसने करी, तो हस्सू खा, ठीक है, हस्सू खा के क्या थे, हस्सू खा के दादा थे, ठीक है, हस्सू खा के दादा, हस्सू खा हद्दू खा के दादा उस्थान नत्थन परिबक्ष ने, ठीक है, हस्सू खा के दादा है ना, उस्थान नत्थन परिबक्ष ने, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो, बस याद रखो हस्सू खा, ठीक है, वहां पर दिया रहेगा हस्सू खा या फिर दादा उस्थान नत्थन परिबक्ष, तो इस तरह से कुछ नाम आएगा, तो आपको बन जाना चाहिए कि ग्वालियर घराने के संस्थापक है। तो मेनली ज्यादातर इंदौर घराने का पूछा जाएगा, ठीक है, तो इंदौर घराने के जो संस्थापक है वो कौन है, आमिर खान। आप ही को पता है इंदौर को क्या कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है। अगर एमपी की मिनी मुंबई कहा जाएगा तो इंदौर को कहा जाता है, ठीक है, इंदौर को क्या कहा जाता है, एमपी की मिनी मुंबई कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, मुंबई में अमीर लोग होते हैं, यहाँ पर भी अमीर लोग होंगे। इंदौर स्मार्ट सिटी, ठीक है, ऊपर से वहां पर सबसे स्वच्छता का अभियान, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा चलता है, तो भाई वहां पर क्या है, अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, तो आमिर खान से याद रखो, अमीर रहेंगे, ठीक है, इंदौर आमिर खान मतलब मुंबई इंडस्ट्री में रहेगा, यहाँ पर अपना मिनी मुंबई में आमिर खान रहेंगे, ठीक है, तो आमिर खान इंदौर घराने के संस्थापक हैं। अब इसके बाद और क्या फैक्ट पूछता है पेपर में, वो समझिए कि आमिर खान के बारे में पूछा जाएगा, ये कौन से गायन या किस चीज से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा ये ख्याल गान से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ख्याल गायन, ठीक है, ख्याल गायन ये गाते हैं, ठीक है, ख्याल गायन, ठीक है, और वो जो ग्वालियर के थे वो भी ख्याल गान से ही जुड़े हुए थे, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब देखिए ताप्ती नदी का, अब पूछा गया ताप्ती नदी का मूल का मतलब ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, तो मूल का मतलब ओरिजिन या फिर शुरुआत या फिर आरंभ। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, आपसे ये पूछना चाहता है वो, तो ताप्ती नदी निकलती है मुल्तई गांव, ठीक है, कहाँ से निकलेगी, मुल्तई गांव, और ये मुल्तई गांव कहाँ पड़ेगा, बैतूल में पड़ेगा, अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम आपको ताप्ती नदी से बनने वाले सारे फैक्ट बता देते हैं। तो देखिए ताप्ती, नाम में है ताप्ती, अब ऐसा कोई पर्सन जो आपको बहुत तापेगा, आप बोलोगे यार बहुत तापता है, ये मतलब बहुत फालतू बात करता है, काफी चीजें फालतू बात करेगा, तापता रहेगा। तापनापन किसको बोलते हैं भाई, ठीक है, तो तापता कौन है भाई, जो बहुत फालतू बात करता है, काम की बात नहीं करेगा, तो तापता रहेगा, मतलब बेतुल की बात करेगा, क्या करेगा, बिना तुलने की बात करेगा, कुछ भी कहीं से भी बात करने लगे तो बिना तुलने की बात करेगा, तो बैतूल, ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां से होगा, बिना तुलना की बात करेगा, कुछ भी बात करने लगेगा, बैतूल, बैतूल के मुल्तई गांव से, याद रखना है, बैतूल के मुल्तई गांव से ये करेगा, ठीक है, ताप्ती नदी बेकार की बात करेगा, कोई भी तुलना नहीं होगी उसकी बात करेगा, तापता रहेगा, बेकार मतलब बेतुलना की बात करेगा, बैतूल, ठीक है, तापता ही रहेगा मुल्तई, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, अब ना ताप्ती नदी, और फिर कितना तापता है आपको मालूम है, ताप्ती नदी का कितना तापता है, भक्ति इतना तापता मतलब 7 दिन 24 घंटे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं लिखता कि 7x24, मतलब 7 दिन 24 घंटे, तो 7x24 सर्विस होती है, उस तरह से ताप्ती नदी तापेगी, तो 7 दिन 24 घंटे तापता है, ठीक है, तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चलिए देखिए, है ना, तो 724 किलोमीटर क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, अच्छी तरह से याद रखेंगे, 7 दिन 24 घंटे वो तापेगी, 724 मीटर लंबाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ताप्ती का उद्गम स्थल बैतूल मुल्तई, ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अमरकंटक से तो आप जानते हो कि 3 नदी निकलती, कौन सी, मानती नहीं है नदियां, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, बाद में बताएंगे इसकी कोडिंग का, ठीक है, माही नदी, नर्मदा नदी, और फिर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा ये ताप्ती का इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, मानती है दूसरी की कोडिंग है, मानती इसकी कोडिंग नहीं है, ठीक है, मानती दूसरी की कोडिंग है। तो अमरकंटक से 3 निकलेगी, एक निकलेगी सोन नदी, ठीक है, उसके बाद कौन सी निकलेगी, नर्मदा नदी, और उसके बाद कौन सी निकलेगी, माही नदी, ठीक है, 3 नदियां का उद्गम स्थल कौन है, अमरकंटक, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो अब इस पर आते हैं,
कि प्राचीन संगीत कला का विद्वान किसे माना जाता है, तो तानसेन। सभी जानते हैं तानसेन के बारे में, ठीक है, इनके बारे में बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप बताइएगा तानसेन का मूल नाम क्या है, ठीक है। आज आपके लिए कमेंट है, कल की कमेंट का उत्तर आया था, ठीक है। आज का क्वेश्चन है तानसेन का मूल नाम क्या था, आपको बताना है तानसेन का मूल नाम क्या था, और ये किसी के महारत में शामिल थे, वो किसके महारत में शामिल थे वो आपको बताना है, ठीक है। तानसेन का मूल नाम क्या था और ये किसके महारत में शामिल थे वो आपको दोनों को बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, किसने अभिज्ञान संकुतलम, कुमार संभवतम एवं रघुवंशम, सारी की सारी गायिका दे दिया। तो बच्चों को मैक्सिमम लोगों को ये याद रहती है कि अभिज्ञान संकुतलम, कुमार संभवतम, रघुवंशम, ये किसकी रचना है, कालिदास की। याद रखिए कालिदास को क्या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कवि, मतलब कालिदास जी को। इनकी जो रचनाएं हैं इतनी महान और इतनी वो रहती हैं जिनको भारत का शेक्सपियर नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि इन्होंने क्या लिखा, अभिज्ञान संकुतलम लिखा है, कुमार संभवतम लिखा है। तो याद रखें कि जो अभिज्ञान संकुतलम है ये क्या है, एक नाटक है और सबसे बड़ा नाटक है, ठीक है। अभिज्ञान संकुतलम बहुत पेपर में पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जो आपका रेलवे का पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। कालिदास की जो फेमस रचना है अभिज्ञान संकुतलम, क्योंकि ये सबसे बड़ा नाटक है, ठीक है, सबसे बड़ा नाटक है भाई, इसलिए आपको याद रखना है कि अभिज्ञान संकुतलम किसकी रचना है, कालिदास की। कुमार संभवतम भी है, ये महाकाव्य है, और रघुवंशम ये भी महाकाव्य है, ठीक है। तो अभी हम सब भी बता देंगे, कालिदास के बारे में सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अभिज्ञान संकुतलम के बारे में सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। अभिज्ञान संकुतलम के किसके बारे में वर्णन किया गया है, दुष्यंत राजा और शकुंतला के प्रेम का वर्णन हुआ है, इसी में उनके प्रेम का वर्णन हुआ है दुष्यंत और शकुंतला के। और फिर अगर हाँ पेपर में एक और बात पूछा गया था कि दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम क्या था, ठीक है। यह अगर आपसे नहीं बनता है, कोई भी कमेंट नहीं करता है, तो हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बताएंगे कि दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम क्या था। वैसे आप सभी से बन जाना चाहिए, फिर भी नहीं बनता तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर बता देंगे, ठीक है। आप एक बार याद दिला दीजिएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा संकुतलम हो गया। तो अभी कालिदास के बारे में आते हैं, कालिदास के बारे में पूछते हैं। तो ये अभिज्ञान संकुतलम, कालिदास की सारी रचना आपको बता देते हैं हम। एक है अभिज्ञान संकुतलम जो आपकी यही रहेगी, दूसरी क्या हो जाएगी, विक्रमोवर्षियम, ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, विक्रमोवर्षियम, ठीक है। फिर तीसरी क्या हो जाएगी, मल्लिका अग्निमित्रम, ठीक है, मल्लिका अग्निमित्रम। तो ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए कि मल्लिका अग्निमित्रम हो जाएगी, अभिज्ञान संकुतलम, विक्रमोवर्षियम, मल्लिका अग्निमित्रम। ये तीनों के तीनों नाटक हैं जो कि कालिदास के बड़े फेमस नाटक है, आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम कालिदास की दो और रचना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम और कुमार संभवतम, ठीक है, कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम। ये भी दो रचनाएं कालिदास की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रचनाएं महाकाव्य है, कालिदास के क्या है भाई, दोनों के दोनों महाकाव्य हैं। इसके बाद चलते हैं किस पे, कालिदास ने दो रचनाएं और उनकी फेमस है, एक तो है मेघदूत, ठीक है, और एक है ऋतु संहार, ठीक है। और ये दोनों की दोनों क्या है भाई, ऋतु संहार, ये दोनों की दोनों क्या है, खंड काव्य, ये भी कालिदास की ही रचना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान संकुतलम, कुमार संभवतम और फिर विक्रमोवर्षियम, मल्लिका अग्निमित्रम, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। तो ये पूरे फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। और इसी तरह एमपी की जितनी भी सीरीज है, आप मानकर चलिए कि आपने अगर कंटिन्यू पूरी सीरीज देखी है तो एक समय ऐसा आएगा जब एमपी में भी आप भी बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, एमपी का पूरा नॉलेज आपके पास होगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।